हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। तो पहला टिप्स ये है कि जब भी आप कुछ भी बनाएं, बैंगन का भरता हुआ, आलू का भरता हुआ, एवरीथिंग कुछ भी, तो आप उसमें जो लहसुन है वो इस तरह से गैस पे भून के आप उसमें डाल सकते हैं। और बिलीव मी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब ये आप भूनेंगे तो आपको इसको ज़्यादा छीलने की आवश्यकता नहीं है। बस हाथ से ही ऐसे मसल देंगे तो ये अच्छी तरह से निकल जाएगा। और जो भूनने का जो टेस्ट है वो तो उसकी बात ही क्या है। लहसुन को जब तक हम भूनेंगे, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, और शुरू में हम उसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको हम दो मिनट के बाद उसको हम फुल फ्लेम पे भूनेंगे। जब फुल फ्लेम पे हम भूनेंगे उसको तो वो अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप भून सकते हैं। आप चाहें तो मिर्चा भी इसी तरह भून सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गैस पे तवा रखना होगा और आप तब उसको भून सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन को छील लिया है और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और उसके बाद ये मैंने मिर्चा भी भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो भून के डालने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम भरता बनाएंगे उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और इन दोनों लहसुन और ग्रीन चिली को मैं जो इमाम जस्ता है मैं इसमें कूट लूँगी। ज़्यादा नहीं कूटना है, बस दरदरा करना है। 160 तक इसको दरदरा कूटना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कूट लिया है, देख सकते हैं। और मैंने दो अलग अलग कर लिए हैं क्योंकि मैं दो भरते में डालूँगी। और एक तो आलू और दूसरा है ये भिंडी। तो भिंडी को मैंने बॉयल कर लिया है। भिंडी को मैंने बॉयल कर लिया है और इसको भी मैं इमाम जस्ते में और इसको दरदरा कूट लूँगी और दोनों को मिक्स कर दूँगी और बहुत अच्छा बनता है। और आप चाहें तो किसी का भी, जैसे परवल का हो गया और ये बैगन का हो गया, आलू का हो गया, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दाल में भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम दाल बनाते हैं और जब हम फ्राई करते हैं तो सीधे ना डाल के इस तरह से आप भून के अगर उसमें आप तड़का मारते हैं तो दाल भी आपकी बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनेगी। मैं किसी वीडियो में ज़रूर उसको शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने प्याज भी काट के रखा है। और जब खाना होगा तब मैं प्याज और जो मस्टर्ड ऑयल भी मैं रखी हूँ इसमें ऐड करने के लिए। मस्टर्ड ऑयल करने पर भी बहुत अच्छा बनता है ये। और तो जब खाने होंगे तब मैं दोनों चीज़ों को एक साथ में ऐड करूँगी और बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और क्योंकि पहले मिला देने से जो है प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है भरते में, तो इस वजह से इसको बाद में ऐड करते हैं जब खाने रहते हैं तब। तो इस तरह से मेरा ये पहला टिप्स है और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके बाद दूसरा टिप्स मेरा ये है, जब भी हम पूजा का जो बर्तन है धोते हैं तो समस्या बनी रहती है कि उसको कैसे साफ़ किया जाए, कैसे साफ़ किया जाए ताकि अच्छी तरह से जो पूजा का बर्तन है वो साफ़ हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप पीताम्बरी इस पे डाल के और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उस पर हल्का सा नींबू का रस जो है वो भी डाल के छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये स्क्रब से जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का,
उससे आप इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं रगड़ के। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, जो भी ऑयल वगैरह था चाहे जो भी करके। और फिर उसके बाद स्टील स्क्रब से भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और फिर जो नींबू बचा रहेगा तो उसके पीछे जो है उस चीज़ से आप उसको रगड़ दीजिए, तो वो भी देखिए कितनी अच्छी तरह से जो कालापन है वो आसानी से निकल गया है और अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो मैं अपनी पूजा का बर्तन जो ऐसे ही साफ़ करती हूँ, जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं जो बर्तन हैं। और पीताम्बरी आप किसी भी जनरल स्टोर से जहाँ से आप मंथली के ग्रोसरी ख़रीदते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। आप किसी भी जनरल स्टोर से आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और बाहर का वैसे ज़्यादा काला ही रहता है, बाहर का तो साफ़ होता नहीं है। और ये अंदर से जो है ये देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। और क्योंकि जो हम पूजा करते हैं तेल का चिपचिपापन और जो भी है अगरबत्ती का जो है उसमें तेल के साथ चिपक जाता है, तो वो सब चीज़ें निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि हम जो भी करते हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी अपना करती हैं तो यही सोचती हैं कि मैं अच्छे से अच्छा अपना पूजा का जो स्थान है साफ़ रखूं और जितना मुझसे हो पाए उतना मैं करूं। तो ये हर हाउसवाइफ का रहता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गए हैं। और पहले जब आपने देखा तो कितने गंदे थे, तो इस तरह से सारे जो है अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर दिया। तो आप भी इस तरह से इस टिप्स अपने पूजा के बर्तन को साफ़ कर सकते हैं और इस टिप्स को अपना सकते हैं। और उसके बाद मेरा तीसरा टिप्स ये है मेरा कि जब भी हम आटा गूँथते हैं तो एक साथ हम पानी डाल देते हैं और फिर उसके बाद आटा गूँथते हैं। तो इस तरह से करने से रोटियां जो हैं वो सफ़ेद और मुलायम नहीं बनेंगी। अगर आप आटा गूँथ रहे हैं तो उसमें हल्का हल्का पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा को गूँधिए और उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से उसको मैश कीजिए। और जब सारे आटा जब एक साथ चिपक जाए तो आप उसको हल्का हल्का पानी दे के और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप आटा को गूँथ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बनता है रोटी इस तरह से करने से। और जो भी हाउसवाइफ है वो जानती होंगी कि आटा गूँथना कितना दिक्कत की बात होती है अगर रोटी नहीं सही बनती है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके और दोनों हाथ से आटा को गूँथना है। क्योंकि अगर हम एक बार पानी डाल देंगे तो इस तरह से हम आटा को गूँथ नहीं पाएंगे, क्योंकि आटा जितना ही गूँथाता है उतना ही जो रोटी है सॉफ्ट होती है। और आटा गूँथने के बाद जो है तुरंत नहीं रोटी बनाना चाहिए, कम से कम उसे 10 मिनट तक रेस्ट देना चाहिए आटा गूँथने के बाद। और उसके बाद रोटियों को बनाना चाहिए। इससे जो रोटियां सफ़ेद और बहुत सॉफ्ट बनती हैं। मैं आपको अभी दिखा भी रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो रोटियां हैं बना रही हूँ। और देखिए कितनी वाइट और सॉफ्ट बने हैं। मैं अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। और इस तरह से रोटियां बनाना बहुत इजी है, क्योंकि जब हमारी रोटी नहीं फूलती है या अच्छे से नहीं बनती है तो बहुत दिक्कत होती है। जो हाउसवाइफ हैं जो रोटियां बनाती होंगी उनको पता होगा। तो इस तरह से देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये भी टिप्स आप अपना सकते हैं। और चौथा टिप्स मेरा ये है
कि अगर हम इंडक्शन पे कुछ गर्म करना है और मान लीजिए जैसे कि कोई कटोरी है, छोटी कटोरी है, रात की सब्जी बच गई है, अगर हमको उसको गर्म करना है, इंडक्शन पे गर्म करना है, तो दूसरे बर्तन में खाली ना करके अगर उसी कटोरी में हमको खाली करना है तो वो गर्म नहीं होता है। देखिए मैंने रखा है लेकिन बीप की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये पूरा जो उसका है वो कवर नहीं हो पा रहा है। और तो इस तरह से आप कोई भी दूध का जो जिसे आप दूध को अपना ढकती हैं जाली से जो दूध को ढकती हैं, तो उसको रख के इस पे और आप इस कटोरी को रख सकते हैं। तो देखिए जो बीप की आवाज़ है वो होना बंद हो गई है और ये जो कटोरी में जो सब्जी मैंने रखी है वो अच्छी तरह से गर्म हो जा रहा है और बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। और देखिए गर्म हो रहा है क्योंकि भाप भी निकल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जी भी गर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को दूध पिलाना है या कोई भी चीज़, अगर छोटी कटोरी है तो थोड़ा सा दूध गर्म करना है तो पूरा ना गर्म करके इस तरह से आप कटोरी में भी दूध को गर्म कर सकते हैं। कुछ भी सब्जी हुआ या दूध हुआ, एवरीथिंग जो आप चाहें। अगर मान लीजिए जिस कटोरी में आपने उस चीज़ को रखा है और किसी बड़े बर्तन में उसको नहीं करना है, और कटोरी तो इंडक्शन पे नहीं आएगी, लेकिन ये जो टिप्स मैंने बताया है आपको, आप इस तरह से करके इसको कर सकते हैं। और पांचवा टिप्स मेरा ये है कि जब भी आप शीशे को साफ़ करें कॉलिन से या जिससे भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो पहले पूरी जो शीशा है अच्छी तरह से चारों तरफ से उसको हल्के हाथ से रगड़ देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, अच्छे से रगड़ देना चाहिए। और उसके बाद जब कॉलिन हल्का सा ड्राई हो जाए, याद रखिए हल्का सा जब ड्राई हो जाए तो एक डायरेक्शन में बस पोंछना है। जैसे मैं पोंछ रही हूँ, ओनली एक डायरेक्शन, उल्टा नहीं करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में इस तरह से। अगर आप उल्टा डायरेक्शन में करते हैं तो शीशे पे वापस जो धब्बे होते हैं जो हमने पोंछे रहते हैं वो वापस से उस पे चिपक जाते हैं। तो एक टिप्स है मेरा शीशा को क्लीन करने का, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में नहीं ले जाना है शीशे को। जो जब भी जिधर से भी पोंछें, चाहे उल्टे डायरेक्शन चाहे इधर से पोंछिए, चाहे लेफ़्ट से पोंछिए या राइट से पोंछिए, लेकिन जब भी पोंछिए उल्टे डायरेक्शन में नहीं ले जाना। अगर राइट से पोंछ रहे हैं तो लेफ़्ट में नहीं ले जाना है, अगर लेफ़्ट में पोंछ रहे हैं तो राइट में नहीं ले जाना है। तो इस तरह से आप इस टिप्स को अपना सकते हैं और जो धब्बे हैं वो नहीं पड़ेंगे। और जब भी कोई भी चीज़ क्लीन करें तो माइक्रोफाइबर के कपड़े से उस चीज़ को क्लीन करना चाहिए या टिश्यू पेपर से क्लीन करना चाहिए। यहाँ पे मैंने टिश्यू भी लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। टिश्यू, अगर माइक्रोफाइबर नहीं है तो टिश्यू पेपर ले सकती हैं या कोई कागज़ वगैरह भी ले सकती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, शीशे को पोंछने के लिए। जब भी आप शीशा पोंछती हैं तो इस तरह से अच्छी तरह से जो शीशा है आपका हमेशा क्लीन हो जाएगा। और अगर आपके पास जो है ये कॉलिन इन केस नहीं है, मान लीजिए आपके पास कॉलिन ख़त्म हो गई है, तो घर में जो भी आपके पास टूथपेस्ट वगैरह हो तो बहुत अच्छा काम करता है क्लीनिंग का। अगर कॉलिन नहीं है और तो उसको आप कोलगेट से भी हल्का पहले रगड़ दीजिए शीशे पे और उसके बाद इसको पोंछिए, तो इससे भी जो शीशा है बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है जब आप पेस्ट लगाएं तो टिश्यू पेपर से ही पोंछें, माइक्रोफाइबर कपड़े से नहीं पोंछें, क्योंकि वो जो माइक्रोफाइबर है वो फिसलता है तो हाथ पे लगने का
डर रहता है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको 5 टिप्स मैंने बताए जो मैं अपने घर में और यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो भी आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा रहा ये। अगर कोई कमी है तभी कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।